Hello everyone, myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Ramins Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss about the thyroid and anti-thyroid drugs, and this is the part 2, means earlier lecture I have already discussed the thyroid drugs. And in this lecture we have already discussed the thyroid drugs, and in this lecture we discuss the what are the anti-thyroid drugs. मीन्स आप लोगों ने देख लिया होगा कि थायराइड ड्रग्स क्या हैं, क्या उनका रोल्स है. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि फिर अब हमको एंटी थायराइड ड्रग की जरूरत क्यों पड़ी. तो जब आप थायराइड ड्रग पढ़ रहे थे तो थायराइड ड्रग आप यूज कर रहे थे हाइपोथायराइडिज्म में. अब जब आप एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ेंगे तब एंटी थायराइड ड्रग्स आप पढ़ेंगे हाइपरथायराइडिज्म में. यानी जब थायरॉक्सिन आपके रिक्वायर्ड अमाउंट में आपके बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा था या सिंथेसिस नहीं हो रहा था, तो उस समय आप पढ़ रहे थे हाइपोथायराइडिज्म वाली ड्रग. जब आप में ओवर एक्टिव हो गए, यानी आप थायराइड ग्लैंड आपकी ओवर एक्टिव हो गई, जितना आपको रिक्वायरमेंट नहीं है थायराइड के उससे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में थायराइड रिलीज हो रहा है तो हो जाएगा आपका हाइपरथायराइडिज्म. थायराइड ग्लैंड्स का उतना ही रोल्स है, आप जितना इम्पॉर्टेंट आपका इफेक्ट डाल रही थी हाइपोथायराइडिज्म में, उतना ही इफेक्ट आपको वो हाइपरथायराइडिज्म में भी डालेगी. तो दोनों को आपको कंट्रोल करना है और विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक ड्रग. तो कुछ हम सिंथेटिक ड्रग पढ़ेंगे जो एक्ट करेगी, जैसे थायराइड ड्रग की सिंथेसिस पढ़े थे उसी तरह एंटी थायराइड ड्रग करें. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि ये जो थायराइड ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द नेक, यानी ये प्रेजेंट कहाँ पर है, आपके यहाँ गले पे प्रेजेंट है, एंड शेप इज द बटरफ्लाई शेप. तो ये जो थायराइड ग्लैंड का जो सेक्रेशंस है ये कंट्रोल्स कहाँ से होगा. एक हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या होगा, नेक्स्ट 1 मिनट. हाइपोथैलेमस से एक रिलीज होगा हार्मोन, दिस इज नोन एज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स. दीज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होगा और उस हार्मोन्स का नाम होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH हार्मोन्स. दीज TSH हार्मोन्स एक्ट करेगा आपकी थायराइड ग्लैंड में. ये थायराइड ग्लैंड्स में जब एक्ट करेगा तब इस थायराइड ग्लैंड्स में यहाँ पर आपका आयोडीन आएंगे, और आयोडीन किस फॉर्म में आएंगे, सोडियम आयोडीन के फॉर्म में. तो ये जो थायराइड से यहाँ पर थायराइड ग्लैंड में टायरोसिन अमीनो एसिड होगा, ये टायरोसिन अमीनो एसिड आयोडीन से ज्वाइंट होगा, कोवैलेंट ज्वाइंट होंगे, और फिर ये मोनो आयोडोटायरोसिन या डाई आयोडोटायरोसिन्स बनाएंगे, और ये डाई आयोडोटायरोसिन एंजाइम बनेगा विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम से. ये इस एंजाइम्स के वजह से जो आपका थायरॉक्सिन्स बनेंगे, ये थायरॉक्सिन्स आपके दो तरह के होंगे, T4 और T3. क्या डिफरेंस है T4 T3 में, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. बेसिक 90% जो आपका जो बॉडी में रिलीज होगा वो रिलीज होगा आपका T4, 90%. 10% जो रिलीज होगा वो आपका T3. T4 आपका एक्टिव फॉर्म है, यानी T4 आपका एक्टिव फॉर्म है, T3 आपका एक्टिव फॉर्म है और T4 आपका इनएक्टिव फॉर्म है. मीन्स कि जब भी आपको थायरॉक्सिन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी तब वो T4 कन्वर्ट हो जाएगा T3 एंजाइम से. तो अब हमें जो एंटी थायराइड ड्रग पढ़ने हैं, तो एंटी थायराइड ड्रग्स में हमारा दो जगह टारगेट होना चाहिए. इस फ्लो चार्ट बनाने का हमारा एम ये था कि हमारा दो टारगेट होना चाहिए. या तो हम जो आयोडीन ज्वाइंट हो रहे थे टायरोसिन से वहाँ पे ब्लॉक कर दें, तो अगर वहाँ पे ब्लॉक करेंगे तो यानी आप थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर दें. तो जब टायरोसिन और आयोडीन दोनों ज्वाइंट नहीं होंगे तब आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बंद हो जाएगा. या सेकेंड स्टेप है, सेकेंड टारगेट ये हो कि जो हमारा ये T4 से T3 यानी जो पेरीफेरल कन्वर्जन होते हैं, या तो हम उसको ब्लॉक कर दें. यानी अब हम जो एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ेंगे उस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन ये होना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अमाउंट को कम करना है. तो कम करने के दो ही तरीका है,
आप थायराइड ग्लैंड को तो डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। एक लास्ट ऑप्शन है कि अगर आप मान लीजिए कोई ट्यूमर्स हो जाते हैं, ट्यूमर्स की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रिलीज बढ़ जाता है, तो उस समय आप डायरेक्ट रेडियो एक्टिव थेरेपी से आप थायरॉक्सिन ग्लैंड को ही हटा दें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि विद द हेल्प ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग, तो आपको वो ड्रग सिलेक्ट करनी है कि जो ड्रग थायरॉक्सिन अमाउंट को कम कर सके। तो जो ड्रग थायरॉक्सिन अमाउंट को कम करती है उसमें आपका जो मेन 2 ड्रग्स है, आपका अभी आप पढ़ेंगे प्रोपाइल थायोरोसिल और मीथिमाजोल। तो ये जो प्रोपाइल थायोरोसिल और मीथिमाजोल पढ़ रहे हैं, इन ड्रग का 2 ही टारगेट होगा, या तो वो टायरोसिन और आयोडीन के जॉइंट को ब्लॉक कर दे। तो टायरोसिन और आयोडीन का ब्लॉक कब होगा? जब वो थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा। या ये कंडीशन होगा कि T4 जो T3 में कन्वर्ट होगा, यानी T4 तो हमारे काम का है नहीं, T4 तो इनएक्टिव फॉर्म है, तो जब तक वो T3 में नहीं जाएगा तब तक वो हमारे लिए यूज नहीं होगा। तो या तो हम T4 को T3 कन्वर्जन रोक दें। तो जो भी हमारा अब एंटी थायराइड ड्रग पढ़ेंगे उनका मोड ऑफ एक्शन सिर्फ 2 एक लाइन का है, आइदर ब्लॉक द या इनहिबिट द जॉइनिंग ऑफ टायरोसिन एंड आयोडीन। और टायरोसिन एंड आयोडीन की जॉइनिंग कौन प्रमोट कर रहा है? द एंजाइम नोन एज द थायराइड या थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज TPO, या कन्वर्ट द पेरीफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, उसको ब्लॉक कर दें। और यहाँ पर T4 से T3 बन रहा है, इसका मतलब एक आयोडीन आप माइनस कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। तो जो डी आयोनेज एंजाइम है, जो एक आयोडीन को रिमूव कर रहा है, अगर हम उस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो हमारा एंटी थायराइड ड्रग डेवलप हो जाएगी। ये था ओवरऑल मोड ऑफ एक्शन एंटी थायराइड ड्रग का, कि उनका क्या बेसिक होगा। अब एंटी थायराइड ड्रग्स आप यूज कब कब करेंगे? एंटी थायराइड आप यूज करेंगे इन कंडीशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। भाई आप ऐसे तो यूज करेंगे नहीं, यानी जब आपकी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स हैं? हाइपरथायराइडिज्म मीन्स योर थायराइड ग्लैंड बिकम्स मोर एक्टिव, या वो एक्टिव कब होगी? जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अलावा भी वो उसका जो प्रोडक्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का वो इंक्रीज करेगा। तो हाइपरथायराइडिज्म का जो कॉजेज है, वो नंबर ऑफ कॉजेज डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्या सिम्टम्स है हाइपरथायराइडिज्म का? हाइपरथायराइडिज्म का जो सिम्टम्स है वो आपका बेसिक सिम्टम्स है आपका, इसमें हाइपरथायराइडिज्म में आपका वेट लॉस होगा। सबसे बेसिक पॉइंट डिफरेंस यहाँ यहीं पर है। हाइपो और हाइपर में, हाइपरथायराइडिज्म में आपका वेट का लॉस होगा, हाइपोथायराइडिज्म में आपका वेट गेन कर रहे थे। फटीग, यहाँ पर भी आपको थकान महसूस होगी। मसल्स आपकी वीक होंगी। मसल्स वीक क्यों होंगी? मसल्स वीक इसलिए होंगी क्योंकि थायराइड हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म्स को बढ़ाता है। तो जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी उस समय भी आपका ड्रग अगर आप अगर बॉडी अगर मेटाबोलाइज्ड होगी तो एनर्जी का लॉस होगा, इसी वजह से आप थके हुए फील करेंगे और आपका मसल्स भी धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएंगे। एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। तो अगर फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, वेट लॉस है, तो इसका मतलब वीकनेस है, मीन्स दिस इज द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। एक यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है कि विच वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में आपको हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। तो प्रेगनेंसी जो कंसीव करने से पहले, यानी वो कंसीव करने में जो प्रमोट कर रहा है वो हेल्प करता है, वो हेल्प करती है थायराइड ग्लैंड। अगर लेडी हाइपोथायराइड्स है तो उसके कंसीव करने में प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम इसलिए आती है कि अगर इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो ओवम रिलीज होते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो अगर लेडी हाइपोथायराइडिज्म है तो जो ओवा का रिलीज है या तो वो डिले हो जाता है या तो रिलीज ही नहीं होता। तो अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो दिस इज द सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, नॉट द सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि हाइपो या हाइपर में क्या प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हाइपर। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, अगर लेडी प्रेग्नेंट होने के बाद वो हाइपरथायराइड होती है,
क्यों हाइपरथायराइड? कि उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो उस समय उसके थायराइड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय उसके बॉडी के अंदर डबल मेटाबॉलिज्म होता है, एक तो उसके चाइल्ड का चलता है, एक उसके खुद का चलता है। तो इसके वजह से उसको रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ी हुई आती है। तो अगर आप उस समय ब्लड टेस्ट करेंगे तो उस समय आपका थायराइड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ आएगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। यानी आपको ये देखना है कि कब लेडी हाइपोथायराइड, अगर वो हाइपो में है तो इसका मतलब उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। कंसीव करने में प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि ओवम रिलीज नहीं होंगे। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी के बाद, कंसीव करने के बाद वो हाइपरथायराइड होगी तो उस समय जो आप, अगर बहुत ज़्यादा उसको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो आप एंटी थायराइड ड्रग देंगे। लेकिन वहाँ पर हम वो एंटी थायराइड ड्रग देंगे जो एंटी थायराइड ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस ना करे, ताकि उसके फीटस पे कोई इफेक्ट उसका ना आए। तो ये आपको प्रिकॉशन के साथ यूज करनी है कि प्रेग्नेंट लेडी में कब आपको हाइपो ड्रग देना है, कब आपको हाइपर के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म? यानी आपको हाइपरथायराइड कब होगा? ग्रेव डिजीज इज वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज है। कभी कभी होता क्या है, इन योर बॉडी सिंथेसाइज ए सच टाइप ऑफ एंटीबॉडी, यानी आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो एंटीबॉडी आपके थायराइड ग्लैंड को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, यानी ऑटोइम्यून डिजीज है। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है तो उस वजह से आपका, या क्या होता है कभी कभी ऑटोइम्यून की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होती है, साथ में उसी समय उसका अमाउंट भी बढ़ जाता है थायराइड के सेक्रेशन के। सेकेंड रीजन क्या है? थायराइड नोड्यूल्स। कभी कभी कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं, पर यहाँ पर आपको देखना दिस नोड्यूल इज नॉट पार्ट ऑफ द कैंसर के नोड्यूल्स। और इसके नोड्यूल्स में डिफरेंस ये है कि ये नोड्यूल्स जो है ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इसकी नहीं होगी, एक नोड्यूल्स बनेंगे। कभी कभी थायरोडाइटिस हो जाती है। आइटिस वर्ड तब लगता है जब कहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो कभी कभी कुछ इन्फ्लामेशन की वजह से भी आपके थायराइड का लेवल जो बढ़ा हुआ आता है, तो वो दिस इज द रीजन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अब हाइपरथायराइडिज्म के बाद कौन कौन सी ड्रग आप इसको यूज करेंगे? आपने हाइपो में देखा होगा, आपने जो हाइपो में दिया था, हाइपो में जो आपने ड्रग दिया था वो दिया था आपको लीवोथायरॉक्सिन या लियोथायरोनिन। लीवोथायरॉक्सिन और लियोथायरोनिन इज द सिंथेटिक ऑफ द T4 एंड T3। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो भी हम सिंथेटिक ड्रग्स यूज करेंगे, और वो सिंथेटिक में या तो हम थायोयूरोसिल के डेरिवेटिव यूज करेंगे या तो इमिडाजोल्स के। सेकेंड वन हम आयन इनहिबिटर यूज करेंगे। थर्ड वन हम रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज करेंगे। तो ये ड्रग हम तब यूज करेंगे जब पेशेंट हमारा हाइपर केस में होगा, यानी आपको आयोडीन थायराइड के अमाउंट को कम करना है थायरॉक्सिन हार्मोन से। कभी कभी होता क्या है, सिम्टम्स के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पेशेंट में हाइपो है या हाइपर है। तो क्योंकि कभी भी होता क्या है, वेट लॉस, वेट गेन, फटीग, ये कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं किसी दूसरे डिजीज की वजह से। तो उस समय जो आप इसका डिजीज का जो डायग्नोसिस का तरीका है वो आप सिंपल ब्लड टेस्ट करते थे। जब आप ब्लड टेस्ट करते थे तो अगर TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता था, जब आप तो जब TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता तो वो दिस कंडीशन इज नोन एज द हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन हाइपर के केस में आपका T3 का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। अगर T3 की कंसंट्रेशन आपकी ब्लड में ज़्यादा है, मीन्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइडिज्म। अगर TSH का लेवल बढ़ा हुआ है, मीन्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। तो आपको ये देखना है कि ब्लड टेस्ट करके कि TSH का लेवल बढ़ा हुआ है कि आपका T3 का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है कि इन दोनों के बढ़े वजह से किसके वजह से हाइपो आएगा और किसके वजह से आपको हाइपर आएंगे। तो नेक्स्ट डिफरेंस है, दूसरा टेस्ट है आप रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज करें। होगा क्या, जब आप किसी पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे और अगर आपकी थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव होगी मीन्स तभी वो आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज कर रही है। तो अगर आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, तो जब आप एक नॉन कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव उस पेशेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे आयोडीन, तो चूंकि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन आपकी कहाँ पर एक्यूमुलेट होगी वो आपकी थायराइड ग्लैंड पे। तो जब वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगी तब आपको अगर वो ओवर अमाउंट पे वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन बढ़ के जा रहा है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो है ये आपकी थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव। तो ये दो टेस्ट है आपके, एक तो आपका ब्लड टेस्ट है, एक आपका है रेडियो एक्टिव टेस्ट।
फर्स्ट ड्रग इज द, जो पहली ड्रग है वो आपका प्रोपाइल थायायूरेसिल, PUT, प्रोपाइल थायरोसिल की जो सिंथेसिस है, दिस इज द सिंथेटिक ड्रग्स यूज एज एंटी थायराइड ड्रग्स। एंटी थायराइड ड्रग्स है मीन ये आपको सिंथेसिस को कैसे कम करेगी वो अभी आपको देखना, नेक्स्ट में क्या मैकेनिज्म है इसका, मैकेनिज्म अभी देखेंगे। इसकी सिंथेसिस आप देख रहे होंगे, तो द सिंथेसिस स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल 2 पेंटेनोन कार्बोक्सिलेट एंड थायूरिया। ये यूरिया से डिराइव ना होकर के दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायूरिया। अगर ये यूरिया होता NH2, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड S है ये होता C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज द थायोयूरिया नॉट ए यूरिया। तो ये आपको यूरिया थायूरिया की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसके बाद जब इन दोनों को ज्वाइंट होने के बाद ड्रग बनाएगी आपका प्रोपाइल थायायूरेसिल। प्रोपाइल थायायूरेसिल, ये यूरेसिल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो पिरिमिडीन न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर क्या होता NHCONH, ये भी आपका अगर सल्फर की जगह पे अगर ऑक्सीजन होता तो ये न्यूक्लियस हो जाता आपका पिरिमिडीन का। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है आपका, पिरिमिडीन है ड्रग का, और ये किसका डेरिवेटिव है, थायोयूरेसिल का डेरिवेटिव, थायूरिया का डेरिवेटिव है। क्यों थायूरिया का डेरिवेटिव, क्योंकि थायूरिया से ये डिराइव्ड हो रही है। और ये स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो अगर ये क्या है NHCONH, ये अगर यहाँ पर क्योंकि सल्फर आ गया तो ये स्ट्रक्चर इतना पार्ट जो है ये है आपका थायोयूरिया का पार्ट। नेक्स्ट है कि इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, पैराथाय, ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल क्या करती होगी जो ये आपको ड्रग को ये इनहिबिट। तो मोड ऑफ एक्शन जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल का है, पहला जब आपने सिंथेसिस पढ़ा था आपने देखा होगा कि आयोडीन जो है, आयोडीन जब टायरोसिन से ज्वाइंट होती है तभी आपका मोनोआइडोटायरोसिन बनते थे, और फिर मोनोआइडोटायरोसिन से डाईआइडोटायरोसिन बनते थे। अब ये जो मोनोआइडोटायरोसिन यानी आयोडीन ज्वाइंट कोवैलेंट विथ टायरोसिन, ये जो इसका जो ज्वाइनिंग थी ये होती थी विद द हेल्प ऑफ TPO, थायराइड या थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम से। अब ये प्रोपाइल थायोरेसिल क्या करती है, ये TPO एंजाइम को, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। तो ये T3, ये जैसे एंजाइम ब्लॉक हो जाता है वैसे ही आपका ना तो आपको मोनोआइडोटायरोसिन बनते हैं और ना ही आपको डाईआइडोटायरोसिन बनता है। तो इस टायरोसिन की वजह से आपका ड्रग जो है वो आपका सिंथेसिस टायरोसिन की ब्लॉक हो जाती है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करता है, ये ड्रग पेरीफेरल जो कन्वर्जन होता है, आपने देखा होगा T4 इनएक्टिव फॉर्म है, T3 आपका एक्टिव फॉर्म है। तो कभी भी आपका जो T4 आपका यूज नहीं होगा तो T3 यूज होगा। तो जब T4 से जो T3 में एक एंजाइम इन्वॉल्व है डीआयोनेज, तो वो डीआयोनेज D1, ये D1 एंजाइम है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इसको बोलते हैं पेरीफेरल कन्वर्जन। तो जो पेरीफेरल कन्वर्जन होता है इसके ब्लॉक करने की वजह से आपका जो सिंथेसिस है थायरॉक्सिन की वो डिक्रीज हो जाती है। और प्रोपाइल थायोरेसिल जो है आपकी ड्रग जो है ये प्रेग्नेंट लेडी में आप बिल्कुल सेफ ड्रग है। रीजन क्या है, प्रोपाइल थायोरेसिल PUT आप प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। तो जब प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती तो इसका मतलब कि ये ड्रग फीटस में कोई इफेक्ट नहीं डाल पाती। तो जब फीटस में कोई इफेक्ट नहीं डाल पाती तो ये ड्रग बहुत सेफ है। अब आपको यहाँ पर एक याद करने का तरीका है, इस ड्रग को कैसे याद करेंगे, इसका मोड ऑफ एक्शन आपने BBB देखा होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब आप यहाँ पर 4P देख लीजिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई बार आपके ऑप्शन आया 4P, P1, P2, P3, P4। फर्स्ट P1 है, P1 मीन्स प्रोपाइल थायोरेसिल, ड्रग का नाम हो गया। सेकेंड P2 ड्रग क्या करेगी, P1 आप प्रोपाइल थायोरेसिल हो गया। सेकेंड P1 है कि ड्रग जो है आपका पेरीफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर रही है, यानी P2 क्या हो गया, ड्रग ब्लॉक द पेरीफेरल कन्वर्जन ऑफ I4 टू I3। P3 क्या है, ड्रग बाइंड विथ प्रोटीन, ये ड्रग जो है वो आपका जो प्रोटीन्स होती हैं उससे ड्रग बाइंड होती है। और P4th वन है आपका यूज इन प्रेग्नेंट लेडी, यानी P4, इसमें 4 बार P वर्ड आ रहा है। PUT प्रोपाइल थायोरेसिल,
ड्रग प्रिवेंट पेरीफेरल कन्वर्जन, P4 ड्रग यूज फॉर प्रेग्नेंट लेडी, ड्रग बाइंड विथ प्रोटीन। तो चूंकि ये प्रोटीन के ड्रग से बाइंड रहती है, इसीलिए ये ड्रग में जो है वो 4 बार आपके P वर्ड आते हैं। तो इस तरह के ये है आपका प्रोपाइल थायोरेसिल। नेक्स्ट ड्रग इज द इमिडाजोल डेरिवेटिव। इमिडाजोल में जो 2 ड्रग्स हैं वो है आपकी मीथीमाजोल एंड कार्बिमाजोल। मीथीमाजोल एंड कार्बिमाजोल्स ये आपकी 2 इमिडाजोल डेरिवेटिव हैं। एंड थर्ड वन इज सेंटीमाजोन। सेंट्रीमाजोन ड्रग मेनली डिस्कवर्ड बाय CDRI लखनऊ। यहाँ पर ये याद रखना है कि ये सेंटीमाजोन, ये ड्रग का नाम है सेंटीमीजोन। सेंटीमीजोन एंटीथायराइड ड्रग डिस्कवर्ड बाय CDRI। और इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटक्रोमन। सेंटक्रोमन इज द नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स। तो जो हम सेंटक्रोमन्स पढ़े थे वो सेंटक्रोमन्स नॉन स्टेरॉयडियल ओरल कंट्रासेप्टिव जब पढ़े थे वो ड्रग भी आपका CDRI डिस्कवर्ड किया गया था। और सेंटीमीजोन ये आपकी एंटीथायराइड ड्रग्स है, इस ड्रग को भी CDRI ने डिस्कवर्ड किया था। ये ड्रग मेनली जो बाइंड करती है, ये ड्रग पेरीफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक करती है, यानी T4 से T3 के कन्वर्जन को। सिंथेसिस में स्ट्रक्चर क्या है आप देखो इन सारी ड्रग्स में, मीथीमाजोल, कार्बिमाजोल, सेंटीमाजोल में सभी ड्रग में आपका इमिडाजोल न्यूक्लियस है। इसीलिए दी ड्रग्स आर द इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। पेरीफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक कर रही है, यानी T4 से T3 के कन्वर्जन को ये प्रिवेंट कर रही है। नेक्स्ट वन है आयोनिक। कुछ आयंस होते हैं, अगर हम उस आयंस को अगर डायरेक्ट लेना शुरू करेंगे तो आयोनिक इनहिबिटर्स भी हमारे यूज कर सकते हैं एज द एंटीथायराइड ड्रग। तो जो आयन, लेकिन इनका यूज लिमिटेड है। लिमिटेड क्योंकि कि हमारे लिए टॉक्सिक इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो आयन है वो है आपका ClO नाइट्रेट्स आयन एंड क्लोरिनेट आयंस। रेडियो एक्टिव आयोडीन। आयोडीन अगर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होगी, तो जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होगी तो उस कंडीशन में आप उसकी रेडियो एक्टिव थेरेपी स्टार्ट करेंगे। और रेडियो एक्टिव थेरेपी में हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन 131। ये क्या करता है, आयोडीन 131 ये मेनली वहीं पर कंसंट्रेट होता है आपके थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड में जाने की वजह से जो रेडिएशन इमिट करते हैं, इस रेडिएशन इमिट होने की वजह से जो फॉलिकल्स हैं, यानी जो थायरोग्लोब्यूलिन्स, जहाँ से जो फॉलिकल्स हैं जहाँ से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स बायोसिंथेसाइज हो रहा था, उस हार्मोन्स की वजह से जो है ये आपकी जो है वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह करके हम आपको कुछ ड्रग एंटीथायराइड ड्रग यूज करेंगे। तो लास्ट वन इज द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर, यानी आपने 2 लेक्चर में आपने पढ़ा थायराइड एंड एंटीथायराइड ड्रग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू मस्ट बी नो द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। How many types of thyroid hormones are released? Answer is the T4 and T3. What is the difference between T4 and T3? इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि T4 इनएक्टिव फॉर्म, T3 इज द एक्टिव फॉर्म है। T4 जो T3 से कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं पेरीफेरल कन्वर्जन। एक ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ T3 को एब्जॉर्ब नहीं करते। आंसर है कि ब्रेन और पिट्यूटरी ये है ऐसा जो T3 को एब्जॉर्ब नहीं करते। इनका इटसेल्फ D3 एंजाइम होता है, डाई आयोनेज एंजाइम होता है, जो कि ये आयोनाइज को डी आयोनेशन करते हैं, आयोडीन को रिमूव करते हैं। तो इसीलिए इनको पेरीफेरल कन्वर्जन में हमारा T4 कन्वर्ट हो जाता है आपको T3 में। इसके बाद 2 सिम्टम्स आते हैं आपको, हाइपो और हाइपर। हाइपोथायराइडिज्म्स में जो डिजीज जो रीजन होता है वो 2 रीजन है, या तो क्रिटिनिज्म या मिक्सोडिमा। क्रिटिनिज्म और मिक्सोडिमा, क्रिटिनिज्म आपका मेनली बच्चों में होगा, मिक्सोडिमा आपका एडल्ट में होगा। क्रिटिनिज्म का सिम्टम्स है मेंटल रिटार्डेशन, यानी जो मेंटल ग्रोथ होगी वो रिटार्ड होगी। मिक्सोडिमा का जो अपीयरेंस होता है, पफी अपीयरेंस हो जाता है, यानी उसका एक फेस का जो है आंखें बाहर आ जाती हैं, ये एक गला फैल सा जाता है, यानी वो पफी अपीयरेंस होता है। दिस इज द सिम्टम ऑफ मिक्सोडिमा। तो हाइपोथायराइडिज्म अगर पेशेंट है, हाइपोथायराइडिज्म का रीजन्स
डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि आपका ड्रग्स जो है आपकी जो जितना रिक्वायरमेंट्स है उतना आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड नहीं बन पा रही है। तो थायरॉक्सिन, उसमें से एक रीजन्स है हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज है, हाशिमोटो डिजीज इज द ऑटोइम्यून डिजीज। हाशिमोटो डिजीज में होता क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है। तो हाशिमोटो डिजीज की वजह से जो होती है वो होता है आपका हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन जो ग्रेव डिजीज की वजह से होता है वो होता है आपका हाइपरथायराइडिज्म। तो आपको यहाँ पर दो डिजीज याद रखना है, हाशिमोटो ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ग्रेव ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। तो हाशिमोटो और ग्रेव में क्या फ़र्क है? हाशिमोटो आपको हाइपोथायराइडिज्म काज करेगा और ग्रेव आपका हाइपरथायराइडिज्म काज करेगा। हाइपोथायराइडिज्म में अगर आप पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म, तो उसके सिम्टम्स में आपको दो बेसिक सिम्टम्स याद रखने हैं। अगर पेशेंट वेट गेन कर रहा है, हाइपोथायराइडिज्म। अगर पेशेंट वेट लॉस कर रहा है, हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट आपका सिम्टम को कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट करने का दो ही तरीका आपका, आप ब्लड टेस्ट, या अगर आप सिम्टम से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप ब्लड से आइडेंटिफाई करें। जब आप ब्लड से आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब ब्लड से आइडेंटिफाई करेंगे तब या तो जो टेस्ट करेंगे, अगर TSH लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट आपका हाइपोथायराइडिज्म है। अगर T3 लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका पेशेंट जो है वो हाइपरथायराइडिज्म है। तो अगर आपने जब देख लिया कि पेशेंट हाइपो है, तो इसका मतलब आपने सिम्टम भी देख लिया, आपने डायग्नोज भी कर लिया, तो उस समय जो आप ड्रग देंगे वो आप सिंथेटिक थायराइड ड्रग देंगे हाइपो के केस में। और सिंथेटिक थायराइड ड्रग आपने पढ़ा था लीवोथायरॉक्सिन और लियोथायरोनिन। लीवोथायरॉक्सिन और लियोथायरोनिन ये ड्रग देंगे तो ये आपको थायरॉक्सिन के लेवल बढ़ाएंगे। लेकिन जब आपने देखा कि T3 लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो जब आप T3 लेवल बढ़ा हुआ आएगा तो इसका मतलब कि पेशेंट जो है वो हाइपरथायराइड है। और हाइपरथायराइड केस में जो ड्रग देंगे, हम ड्रग देंगे एंटी थायराइड ड्रग। एंटी थायराइड ड्रग नाम से क्लियर कि एंटी थायराइड ड्रग थायराइड के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। थायराइड की कंसंट्रेशन को अगर एंटी थायराइड ड्रग डिक्रीज करेगा तो इसका दो ही रीजन है, या तो दो कंडीशन होगी, या तो वो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर थायराइड ग्लैंड नहीं रहेगी तो थायरॉक्सिन का सेक्रेशन ब्लॉक हो जाएगा। सेकेंड वन क्या है, या तो जो थायरॉक्सिन की सिंथेसिस हो रही है उस सिंथेसिस को वो प्रिवेंट करे या उस सिंथेसिस को वो ब्लॉक करे। तो जो थायरॉक्सिन बनते हैं, थायरॉक्सिन में जो ओवरऑल जो इसका लिमिटिंग स्टेप है आयोडीन और टायरोसिन की ज्वाइनिंग। अगर आपने आयोडीन और टायरोसिन की ज्वाइनिंग को ब्लॉक कर दिया तो आगे के सारे स्टेप आप अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो आयोडीन और टायरोसिन की ज्वाइनिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम है आपका थायरॉक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम, यानी TPO। तो जब आप उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं तब आपका ड्रग एंटी थायराइड ड्रग हो जाएगी। या सेकेंड कंडीशन है, या आप जो पेरीफेरल कन्वर्जन हो रहे हैं, T4 जो T3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, या आप उसको ब्लॉक कर दें तो वहाँ पर आपका थायरॉक्सिन कंसंट्रेशन डिक्रीज। अब आपके पास दो ड्रग्स हैं बेसिकली, दो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, जिसमें से सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट यूजफुल ड्रग है आपका PUT का फुल फॉर्म है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है ये आपका प्रोटीन ड्रग बाइंड होती है प्रोटीन से। सेकेंड P1 प्रोपाइल थायोरेसिल, P3 does not cause the placenta, on P4 this drug given for the pregnant lady। मीथीमाजोल और कार्बिमाजोल में क्या डिफरेंस है? कार्बिमाजोल अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू मीथीमाजोल, यानी इसका मतलब कि कार्बिमाजोल और मीथीमाजोल दोनों ड्रग एक ही हैं। जब हम कार्बिमाजोल ड्रग लेंगे तो ड्रग जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तब वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी मीथीमाजोल से। कार्बिमाजोल और मिथिमामाजोल का जो ड्रग का जो मोड ऑफ एक्शन है, ये केमिकली अगर देखा जाए तो प्रोपाइल थायोरेसिल ड्रग जो है तुम्हारा आपका थायोरेसिल डेरिवेटिव ड्रग्स हैं, जो जबकि आपका मिथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल ड्रग्स आर द डेरिवेटिव ऑफ द
इमिडाजोल डेरिवेटिव। तो ये दोनों आपको केमिकल स्ट्रक्चर याद रखने की कि कौन ड्रग किसकी आपका डेरिवेटिव है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू मस्ट बी आइडेंटिफाई द इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी कि दिस इज द हाइपोथायराइडिज्म्स या दिस इज द हाइपरथायराइडिज्म्स, एंड दीज 2 points आर मेनली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द यूज ऑफ हाइपोथायराइड ड्रग्स एंड द यूज ऑफ हाइपरथायराइड ड्रग्स। यानी अगर लेडी हाइपोथायराइडाइज्ड है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, तो अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है तो इस समय उसको हमको हाइपोथायराइडाइज की ड्रग देना है। लेकिन अगर लेडी हाइपरथायराइडाइज्ड है तो हमें वो ड्रग देनी है जो ड्रग आपको प्लेसेंटा को क्रॉस ना करे, और तो उसमें सबसे बेसिक ड्रग्स है आपकी ड्रग है वो है आपकी टी ड्रग देते हैं प्रोपाइल थायरोसिन। आपने देखा इसमें से एक बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि T4 और T3 में जो T4 का जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू T3। T4 का जो हाफ लाइफ है वो कम ज़्यादा है इन कंपेयर टू T3। उसका एक रीज़न क्या है, 90% जो आपको थायरोक्सिन हार्मोन्स जो आपके सिंथेसाइज हो रहे हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं आपके T4 में, और ये T4 हार्मोन जो बाइंड होते हैं जो ब्लड में जब सर्कुलेट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग से। तो 90% जो प्रोटीन्स होते हैं ये जो आपको जो एल्ब्यूमिन जो आपका लीवर से या प्रोटीन्स निकलते हैं उस प्रोटीन से ये T4 एंजाइम बाइंड होता है। तो चूंकि ये एंजाइम T4 से प्रोटीन से बाइंड होता है तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि आपका ये ड्रग ईजिली मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, इसीलिए T4 का हाफ लाइफ ज़्यादा है इन कंपेयर टू T3। थैंक यू।